आई.ई. इरोडोव से ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि एक ब्लॉक को हम लोग टॉप ऑफ द हिल लेके जा रहे हैं बाय अप्लाइंग अ फोर्स एफ। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि वर्क डन कितना होगा इस फोर्स एफ के द्वारा। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोचा जा सकता है। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग ट्राई करें वर्क डन फाइंड आउट करने का बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्क, कि वर्क होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। तो यहाँ पे फोर्स तो एफ है, लेकिन ये जो पाथ है, इस पाथ का लेंथ तो हम लोग को पता ही नहीं है, ये तो कोई भी आर्बिट्रेरी पाथ हो सकता है। तो इसलिए बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्क हम लोग नहीं कर पाएंगे इसको सॉल्व। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करें। और वर्क एनर्जी थ्योरम तो बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग जनरली यूज़ करते ही हैं। ओके, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि जैसे ये ब्लॉक है, तो जो वर्क डन होगा बाय ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज ऑन द ब्लॉक, इट विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब क्योंकि इसको वेरी स्लोली लेके गए हैं, वेरी स्लोली मतलब बहुत धीरे धीरे, मतलब हर पॉइंट पे ऐसा लगता है जैसे कि ये ब्लॉक रुका हुआ ही है ऑलमोस्ट। ओके, देखो सिंपली कहें तो वेरी स्लोली का मतलब होता है कि हम लोग एस्केलरेशन मानते हैं बहुत छोटा, जैसे 0 पॉइंट समथिंग, तो अप्रॉक्सीमेटली हम उसको ज़ीरो ही मान लेते हैं। तो अगर एस्केलरेशन 0 है तो इसका वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुआ है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, तो ये हो जाएगा 0। अब वर्क डन किन किन फोर्सेस के द्वारा हो रहे हैं? सबसे पहला तो वर्क डन बाय फोर्स एफ प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, यही तीन फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों वर्क डन है हमारे पास, हमें वर्क डन बाय फोर्स एफ कैलकुलेट करना है। सो वर्क डन बाय फोर्स एफ प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? तो ये जो ब्लॉक है ये कितना हाइट गया है ऊपर, एच हाइट, और फोर्स लग रहा है नीचे, तो वर्क डन नेगेटिव होगा एंड इट विल बी इक्वल टू एम जी एच। करेक्ट। अब मेन जो क्वेश्चन में आता है टफ पार्ट, वो है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करें। राइट, क्योंकि ये जो पाथ है ये कोई सीधा पाथ तो नहीं है, ये कर्व हो रहा है। तो जब भी थोड़ा सा तुम्हें लगे कि क्वेश्चन टफ हो रहा है तो तुम थोड़ा बेसिक सोचने का ट्राई करो और रिलेट करने का ट्राई करो कि ऐसा सिचुएशन से रिलेटेड कुछ हमने पढ़ा है या नहीं। तो देखो, अगर ऐसा होता हमारे पास, तो ऐसे सिचुएशन में तो हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन कितना लगता है। अगर एक ब्लॉक है यहाँ पे, तो अगर नॉर्मल ऐसे है तो यहाँ पे लगता था एम जी कॉस थीटा, तो यहाँ पे नॉर्मल जो होता था एम जी कॉस थीटा की इक्वल होता था, और फ्रिक्शन होता था म्यू इंटू एन, तो होता था म्यू एम जी कॉस थीटा। लेकिन इस सिचुएशन में हर पॉइंट पे जो थीटा है वो अलग है, थीटा अलग है तो नॉर्मल रिएक्शन अलग है, नॉर्मल रिएक्शन अलग है तो फिर फ्रिक्शन अलग है हर पॉइंट पे। तो मान लेते हैं किसी पॉइंट पे ब्लॉक है, उस टाइम पे यहाँ पे एंगल थीटा है। ठीक है, मैं इससे क्या कर रहा हूँ, रिलेट करने का ट्राई कर रहा हूँ इसको। तो थीटा है यहाँ पे एंगल, तो फ्रिक्शन क्या होगा यहाँ पर भी, तो वही होगा ना, म्यू एम जी कॉस थीटा। राइट, म्यू एम जी कॉस थीटा होगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ म्यू एम जी कॉस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मान लेते हैं कुछ डिस्प्लेसमेंट डी एस हुआ इसका टेंजेंशियली। तो देखो म्यू एम जी तो कांस्टेंट है, ये तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, हमारे पास बचेगा अंदर डी एस कॉस थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें? तो अगर तुम ढंग से देखो, ये डी एस कॉस थीटा क्या है, डी एस था छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वेज, और डी एस कॉस थीटा कुछ ये होगा, और डी एक्स। ओके, ये जो डी एक्स है यही तो है डी एस कॉस थीटा, यानी कि ये जो हमारा आया है ना डी एस कॉस थीटा, ये एक्चुअली में डी एक्स है, यानी कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा म्यू एम जी एल। और क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड हो रहा है, तो ये वर्क डन नेगेटिव होगा।
सो प्लस माइनस म्यू एम जी एल इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से वर्क डन बाय फोर्स एफ क्या आ गया, एम जी एच प्लस म्यू एम जी एल। ओके, सो आई होप तुमको क्वेश्चन समझ आया होगा।